नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोरोना काल का विकट समय गुजर रहा है, कुछ गुजर चुका है। हमारे देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर की आशंका है। वैक्सीनेशन के द्वारा और भी उचित माध्यमों के द्वारा हम इससे लड़ रहे हैं, शासन लड़ रहा है। आप और हम सब मिलकर कोरोना को मात दे रहे हैं। इसी बीच आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। अधिकांश विद्यार्थी समय समय पर मुझे विभिन्न माध्यमों से, कुछ मैसेज के द्वारा, कुछ फ़ोन कॉल्स के द्वारा, कुछ व्हाट्सएप के द्वारा यह बताते हैं कि आपकी पुस्तक तो सर बहुत अच्छी है, हम उससे तैयारी करते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, समग्र छत्तीसगढ़ी व्याकरण, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, तमाम प्रकार की जो मेरी लिखी पुस्तकें हैं उसका अध्ययन तो करते हैं। लेकिन ये डिजिटल फॉर्मेट में रहता या कुछ आपके लेक्चर्स हमको सुनने को मिलते तो हो सकता है कि हमारी तैयारी और बेहतर हो जाती। इसी तारतम्य में कुछ वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किए थे। आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें रहा। इस बात को देख करके अब मुझे ऐसा लगने लगा कि समय समय पर ऐसे वीडियो मैं अपलोड करते रहूं जिससे आपको तैयारी में भी आसानी होती रहे और एक अच्छा माध्यम आपको कहीं पर भी मिलता रहे। कहने का मतलब है, कहीं आप पार्क में हैं, कहीं किसी का वेट कर रहे हैं या किसी काम में कहीं बैठे हुए हैं, उस समय भी आपके हाथ में मोबाइल है तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और आगामी भविष्य में भी होने वाली हैं। कुछ के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, कुछ प्रोसेस में हैं और कुछ आगामी तिथियों को संपादित होंगे। मूलतः देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम या राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में आयोजित होती हैं, घूम फिर करके मिला करके सबका पाठ्यक्रम या सिलेबस एक जैसा ही होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी तैयारी उस पाठ्यक्रम के अनुरूप बहुत आसानी से हो सकती है। इसलिए आप लोगों को एक समग्र पाठ्यक्रम की तैयारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करनी होती है। इसी तारतम्य में आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का। नाम बहुत ही सरल है, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। लेकिन इसके जब पाठ्यक्रम में जाएंगे आपने देखा भी होगा तो एक विशाल पाठ्यक्रम आपको उसमें दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि किसी भी राज्य की संस्कृति या किसी भी देश की संस्कृति वस्तुतः बहुत विशाल होती है, बहुत विस्तृत होती है और बहुत गूढ़ भी होती है और कहीं कहीं बहुत सरल भी होती है। सरल हमको इसलिए लगती है कि उस संस्कृति में हम पैदा होते हैं, उस संस्कृति को हम जीते हैं, उस संस्कृति को हम आत्मसात करते हैं और उस संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हम हस्तांतरण करते रहते हैं। तो हमको ये संस्कृति नाम से बहुत सरल लगने लगती है। लेकिन जब इसी संस्कृति का परीक्षाओं में या साक्षात्कार में या कहीं पर हमको चर्चा करने की जब बारी आती है तो हम उस संस्कृति से परिचित तो हैं, लेकिन उसके मूल तथ्यों से हम भली भांति परिचित नहीं होते। आपने शायद ऐसा अनुभव भी किया होगा। आप देखे होंगे कि परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं जानता हूं, ये जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उस सवाल के आंसर में या तो आपको कन्फ्यूजन रहता है या फिर वो सवाल के जो वस्तुनिष्ठ आंसर्स दिए होते हैं, उत्तर दिए होते हैं, उसके संबंध में जानकारी भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ों को हम क्लेरिफाई करेंगे इन वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को कैसे पढ़ें,
कैसे याद रखें। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप लोग नेट का भी सहारा लेते हैं, नेट पर भी बहुत सारी सामग्रियां इस संबंध में उपलब्ध होती है। इसके अलावा और भी विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे संग्रहालय हो गए, या कहीं महोत्सव का आयोजन हो रहा है, या कहीं मेले हो रहे हैं, वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। इन सब से हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से परिचित तो होते हैं, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी का अभाव होता है। एक और बहुत बड़ी समस्या मैं विद्यार्थियों के समक्ष या प्रतियोगी परीक्षा जो दिला रहे हैं उन अभ्यर्थियों के समक्ष देखता हूं कि विषय के बारे में ही मूलभूत जानकारी उनको नहीं होती है। एक उदाहरण लेते हैं, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। अगर किसी विद्यार्थी को यह पूछ दिया जाए कि कला की परिभाषा क्या है या संस्कृति की परिभाषा क्या है, तो मुझे लगता है कि बहुतों को इसकी परिभाषा बताने में बहुत ज़्यादा अड़चन आ सकती है या होती भी होगी। आपने अनुभव भी किया होगा, या इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें हो सकती है कि अच्छे से ना आती हो। तो मेरा विद्यार्थियों से यही कहना रहता है, अभ्यर्थियों से यही कहना होता है कि जिस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, कम से कम उस विषय की मूलभूत अवधारणाओं को, परिभाषाओं को अपने जेहन में भली भांति बैठा लें, उन चीज़ों से परिचित हो जाएं, तभी तो हमें पता लगेगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला कितनी विस्तृत है, क्या विशेषताएं हैं, उसकी अवधारणाएं क्या हैं। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के अवयव, अवधारणाएं, प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति का अंतर संबंध, छत्तीसगढ़ की आधुनिक संस्कृति, छत्तीसगढ़ संस्कृति के भेद, ये सब बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कभी कभी कहीं कहीं जब साक्षात्कार लेने में पहुंचता हूं तो सामान्य सा एक प्रश्न होता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के पाठ्यक्रम में आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा जानते हैं। अधिकांश लड़कियां कहती हैं कि हम व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। उनकी ये सोच होती है कि जो साक्षात्कार करता है, जो साक्षात्कार ले रहा है, या जो सर सवाल पूछ रहे हैं, वो या तो खुरमी, ठेठरी, देहरौरी इसी संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन जब उनसे ये सवाल दागा जाता है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की विशेषताएं बताइए, तो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। तो मूल चीज कहां गड़बड़ हो रही है, मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि आप विषय वस्तु को पहले भली भांति समझ लीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की एक सामान्य विशेषताएं अगर हम बिंदुवार जल्दी जल्दी चर्चा करें, तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन बहुत दिन तक खराब नहीं होते। अधिकांश छत्तीसगढ़ी व्यंजन त्यौहार से संबंधित या पर्व या उत्सव से संबंधित होते हैं। अधिकांश छत्तीसगढ़ी व्यंजन मीठे या नमकीन में होते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। बनाने की विधि भी बहुत आसान और सरल और लगभग एक जैसी है। कुछ इस तरह के हम बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं। खैर, जब ये विषय आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति में संस्कृति है क्या। संस्कृति होती क्या है? अगर संस्कृति का शाब्दिक अर्थ लें, शब्दों के अनुसार जो अर्थ होता है, तो संस्कृति का मतलब होता है अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। संस्कृति का मतलब होता है अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति। कई बार आप लोगों ने देखा हुआ सुसंस्कृति भी एक शब्द जोड़ देते हैं। जैसे स्वागत, तो सुस्वागत कहने का तात्पर्य और बहुत अच्छे से स्वागत, और बहुत अच्छे से स्थिति। तो संस्कृति से सुसंस्कृति की अगर बात करते हैं, और बहुत अच्छी संस्कृति। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग एक बोलचाल में, प्रचलन में एक शब्द का उपयोग करते होंगे। अगर कोई बदमाशी कर दे या मिसबिहेव कर दे,
तो हम क्या बोलते हैं सामान्यतः कि उसकी संस्कृति ही ऐसी है, या तो उसकी संस्कृति अच्छी नहीं है, कुछ इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं शायद। तो संस्कृति का मतलब होता है अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति। परिभाषा के रूप में देखा जाए तो संस्कृति समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की सम्यक संरचना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उसका जीवन चालू होता है, फिर वो सामाजिक हो जाता है। समाज और जीवन का जो विकास होता है उसको अगर एक साथ मिला दिया जाए, उसके मूल्यों को एक साथ मिला दिया जाए, तो उसकी सम्यक संरचना जो होती है वो संस्कृति कहलाती है। संस्कृति समाज और जीवन के मूल्यों की सम्यक संरचना है। संस्कृति जो होती है किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। कहने का मतलब हमारे सोचने, समझने और हमारे जीवन जीने की शैली भी संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसीलिए आप देखे होंगे संस्कृति के नाम से भी हम पुकारते हैं, ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति है, ये उड़िया संस्कृति है, ये मराठी संस्कृति है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ियों के रहने की जो जीवन शैली है वो अलग है, महाराष्ट्र मराठी लोगों के जीवन के रहने की जीवन शैली अलग है। आप देखे होंगे राज्य चेंज होता है, धीरे धीरे संस्कृति चेंज होती चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। क्या आप छत्तीसगढ़ संस्कृति और महाराष्ट्र की संस्कृति या उड़िया संस्कृति ये सभी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबकी सोचने की शक्ति और विचारने की शक्ति अलग अलग होती है। संस्कृति का शब्दार्थ होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। प्रगतिशील का मतलब होता है कोई भी मनुष्य हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। और अगर हम सामान्य रूप से बात करें कि आगे बढ़ने की अगर नहीं सोचते तो फिर पशुवत जीवन है। ऐसे भी जीव विज्ञान की दृष्टि से आप देखे होंगे जो जानवर होते हैं उसको चौपाया कहते हैं, अब मनुष्य को दो पाया। लेकिन जब टेक्निकली विभाजन करते हैं, बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो मनुष्य के हाथ को अग्रपाद, अग्रपाद मतलब अगले हिस्से का पैर, और नीचे के पैर को पश्चपाद, निचले हिस्से का पैर और ऊपरी हिस्से का पैर, ये दो नामों से पुकारते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। जानवर में भी यही होता है, अग्रपाद और पश्चपाद। तो जीव विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मनुष्य और जानवर में टोटल समानता प्रदर्शित की गई है। तो फिर अंतर कहां पर आता है? महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जब जानवर और मनुष्य एक जैसे हैं तो अंतर कहां पर है? मनुष्य के सोचने की समझ शक्ति, विचारने की शक्ति जो उसे मिली हुई है, प्रकृति प्रदत्त, वह अद्भुत है। इसी शक्ति के बदौलत आज आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं और भी तमाम प्रकार की अपनी क्रियाविधि संचालित कर रहे हैं। अगर यह चीज नहीं होती, हमारी सोचने की शक्ति या समझने की शक्ति, परीक्षण करने की शक्ति, तो हम जानवर ही होते। आपने देखा होगा कि जब मनुष्य का विकास हुआ, आदि मानव के रूप में मनुष्य रहता था, तो सोचने समझने की शक्ति ही उसे विशिष्ट संस्कृति की ओर ढकेलती चली गई। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है। आज आप देखे होंगे, छत्तीसगढ़ के संबंध में ही परिकल्पना कीजिए, बहुत पुराना छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है। तो अगर हम बात करें आज़ादी के बाद की ही बात करें, तो क्या वैसा रायपुर का कल्चर या वैसी चीज़ें आज आपको दिखाई देती है जैसे दिखनी चाहिए? कितने चेंजेस आ गए हैं, कितनी चीज़ें बदल गई है। लोगों के सोचने का ढंग बदल गया, लोगों के पहनने का ढंग बदल गया, लोगों के खाने का ढंग बदल गया। तो यह क्यों संभव हुआ?
वो इसलिए संभव हुआ कि मनुष्य स्वभाव से प्रगतिशील प्राणी है। अगर मनुष्य का स्वभाव प्रगतिशील प्राणी से हट जाता है या मनुष्य प्रगतिशील नहीं रह पाता, तो फिर संस्कृति माइनस की ओर चली हो जाती है। कहने का मतलब उल्टी दिशा में जानी चालू हो जाती है, आदि मानव की ओर जाना चालू कर दिए। इसलिए आप सभी को प्रगतिशील बने रहना होता है। आप भी देखे होंगे, आप भी हमेशा अपने बेहतर के लिए सोचते हैं, बेहतर कल के लिए सोचते हैं। यही आपको प्रगतिशील बनाती है। आपको प्रगतिशील बनाती है तो समाज प्रगतिशील होता है, और जब समाज प्रगतिशील होता है तो राष्ट्र प्रगतिशील होता है, क्योंकि मनुष्य समाज की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। आप जानते ही होंगे। तो मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है, और प्राकृतिक परिस्थिति को मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार अपने चारों ओर की स्थिति को, अपने चारों ओर के पर्यावरण को अपने बुद्धि के अनुसार हमेशा सुधारते रहता है और निरंतर उन्नत करते रहता है। अब वो बात अलग है कि किसी का कोई सवाल हो कि सर कुछ इसमें आतंकवादी सरीखे लोग भी आ जाते हैं जो नष्ट कर देते हैं, तो यह तय बात है। आप देखिए, आगे बताऊंगा भी मैं कि कुछ विशेष लोगों के कारण, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के कारण कई संस्कृतियां नष्ट हो गई। विनाशक कार्यों के कारण, विनाशकारी लोगों के कारण कई देशों के इतिहास दफन हो गए, कई देशों के संस्कृतियां नष्ट हो गई, जिसे क्या पुनः पाया जा सकता है? नहीं ना। इसीलिए प्रगतिशील स्वभाव ही मनुष्य को अच्छी संस्कृति की ओर ले जाता है। संस्कृति जो होती है हमारी जीवन पद्धति है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा रहन सहन है, हमारा आचार विचार है, नवीन अनुसंधान है, आविष्कार है, जिससे हम मनुष्य और जंगली के दर्जे से ऊंचे उठते हैं और सभ्य बनते हैं। क्लियर? कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा रीति रिवाज है, हमारा रहन सहन है, हमारा आचार विचार है, हमारा पहनावा है, हमारे जो खोजें हैं, हमारे जो आविष्कार हैं, उनसे हम जंगली और पशुओं से ऊपर उठते हैं और सभ्य बनते हैं। और जब हम सभ्य बनते हैं तो यही हमारी सभ्यता कहलाती है। इसलिए कहते हैं कि सभ्यता संस्कृति का अंग है। इस तरह से आप देखे होंगे कि आपको सभ्यता का भी मीनिंग पता हुआ होगा और आपको संस्कृति का भी मीनिंग पता हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। संस्कृति शब्द में अगर देखें तो क्री एक धातु होती है। धातु रूप वगैरह पढ़े होंगे, 10वीं कक्षा तक तो संस्कृत रहती ही है मेरे ख्याल से, है ना। क्री कर्णा धातु से बना होता है। इस धातु से 3 शब्द बनते हैं। प्रकृति की मूल स्थिति, यह संस्कृत हो जाता है। संस्कृति में क्री जो शब्द होती है, धातु क्री से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है करना। यह प्रकृति की मूल स्थिति है। और जब यह बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है क्री धातु, तो विकृत, विकृत के लिए उपयोग करते हैं। और अंग्रेजी में आप सबको पता ही है संस्कृति के लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? कल्चर। कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? कल्चर। कल्चर जो शब्द है इंग्लिश का, अंग्रेजी का संस्कृति के लिए, वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का जो शब्द है वह कल्ट या कल्टस से लिया गया है। कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोतना, जुताई करना वाला जोतना, है ना। या बहुत समय तक किसी चीज का अभ्यास करना या परिष्कृत करना, उसको कहते हैं हम जोतना। जोतना के 2 अर्थ होते हैं। अगर हल या खेत के रूप में लिया जाए तो जोतने का मतलब होता है हल चलाना। लेकिन इस जोतने को अगर आप देखे होंगे, अगर आप कामकाजी होंगे तो आप देखे होंगे, बांस ने आज बहुत ज़्यादा मुझे जोत दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बांस ने आपकी प्रतिभा या आपकी कार्य का या आपकी कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लिया, उसको भी जोतना कहते हैं। तो ये संस्कृति ठीक वैसे ही परिप्रेक्ष्य में उपयोग की जाती है ना। जोतना मतलब बार बार परिष्कृत या आपकी मनुष्य की जितनी क्षमता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए तो वो जोतना कहलाता है। तो फिर से मैं कह देता हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है या कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोतना या विकसित करना या परिष्कृत करना। और इसका एक दूसरा शाब्दिक अर्थ भी होता है इसी कल्ट या कल्टा शब्द का, पूजा करना। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा करने से हमको ज़्यादा तात्पर्य नहीं है। अगर संक्षेप में आपने या आपको कहीं इंटरव्यू वगैरह दिलाना है, साक्षात्कार में जाना है, तो अगर संस्कृति शब्द का
डिटेल पूछा जाए तो आप यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्शन जो है, हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके, इसे हम कहते हैं संस्कृति। यह ठीक उसी तरह से है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति। इसलिए मैंने फिर से बता देता हूँ, फिर से कह देता हूँ, किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके, तब हम संस्कृति से सुसंस्कृति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अब हम देखते हैं संस्कृति के भेद। संस्कृति के भेद मतलब होता है प्रकार। संस्कृति दो प्रकार से होती है। पहला होता है भौतिक संस्कृति और दूसरा होता है अभौतिक संस्कृति। बहुत सरल है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक शास्त्र जानते ही होंगे आप, वही भौतिकी शब्द से भौतिक संस्कृति बनी हुई है। भौतिक का मतलब होता है जिसे हम महसूस देख सकें, फिजिकली हम छू सकें, चाहे स्पर्श के द्वारा या आंखों के द्वारा या गंध के द्वारा। ये कुछ चीज़ें जो होती है भौतिक चीज़ें कहलाती है। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत होती है प्रौद्योगिकी, जानते ही होंगे, प्रौद्योगिकी, कला, वास्तुकला, भौतिक कलाएं, भौतिक वस्तुएं, घरेलू प्रयोग के सामान, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, ये सारी चीज़ें जो होती है ये भौतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल होती है। बहुत ही सरल है, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे आप नांदिया बैला लेते हैं, पोला का तिहार, त्यौहार या तिहार, छत्तीसगढ़ी में त्यौहार को तिहार कहते हैं, अभी आने ही वाला है बहुत जल्द, तीजा पोला का तिहार। तो इसमें जो हम नांदिया बैले का बच्चे लोग उपयोग करते हैं या हम नांदिया बैला की जो पूजा करते हैं वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी की संस्कृति का पहला त्यौहार होता है हरेली तिहार, अभी थोड़े दिन पहले ही हम सब लोगों ने मनाया है। तो हरेली तिहार में जो हम गेड़ी चढ़ते हैं, कृषि यंत्रों की जो पूजा करते हैं, वो सब कृषि यंत्र, गेड़ी, ये किस में आएगा? भौतिक संस्कृति में आएगी। ठीक इसी तरह से जितने भी वास्तुकलाएं हैं, जैसे शिल्प कलाएं हैं, घड़वा शिल्प है, बांस शिल्प है, पत्ता शिल्प है, बस्तर के कुछ शिल्प हैं, टेराकोटा है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो किसके अंतर्गत आएंगी? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत। मतलब जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? ये कुछ आपको स्लाइड्स में दिख रहे होंगे, है ना, लोटा, आइटसा, टोकरी, गौर के सींग का मुकुट, ये सब आपकी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं अभौतिक संस्कृति। अब किसी से पूछा जाए, क्लास में अक्सर मैं पूछता हूँ कि भौतिक संस्कृति तो उन्हें बताया, अब अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो अधिकांश बच्चे बोलते हैं, अब आप लोगों को बच्चा कहना ही, बुरा मत मानिएगा, बच्चा कहना ही सही होगा। कई जगह बच्चे शब्द ही निकलते हैं। कोई भी जब अध्यापक बन जाता है या पढ़ाता है तो अभ्यर्थियों को भी बच्चा कहकर ही संबोधित कर देता है। तो अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अगर मैंने ये सवाल पूछा तो अधिकांश का जवाब आता है, सर जो भौतिक संस्कृति में नहीं है। तो ये तो ठीक उसी तरह से जवाब आया है ना, जो दूसरी कक्षा का बच्चा या पहली कक्षा का बच्चा आज के डेट में दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। अभौतिक संस्कृति में वो चीज़ें आती है जिसमें साहित्य, दर्शन, बौद्धिक परंपराएं, विश्वास, मिथक, दंत कथाएं, आदर्श, भावनाएं और वाचिक परंपराओं का बोध होता है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अभौतिक संस्कृति में साहित्य, दर्शन, बौद्धिक परंपरा, विश्वास, मिथक, दंत कथाएं, आदर्श, भावनाएं, वाचिक परंपराओं का बोध होता है। ये कहलाती हैं अभौतिक संस्कृति। क्लियर? भौतिक संस्कृति जिसको हम देख सकते थे, उपयोग करते हैं, वो कहलाती हैं भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति जो परंपरागत रूप से चले आ रही हैं, हमारे साहित्य, हमारे दर्शन, हमारे आचार, हमारे विचार, है ना, हमारे विश्वास, हमारी मिथक, हमारे दंत कथाएं, है ना, जो कई जो है वाचिक परंपराओं के माध्यम से आज भी जीवित हैं, उसको हम कहते हैं अभौतिक संस्कृति। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। छोटे बच्चों को छत्तीसगढ़ में खास तौर पर माताएं जो होती हैं अपने नन्हे मुन्ने राजकुमार को काजल का करिया टीका लगाती हैं ताकि बुरी नज़र से वो बच सके। ये परंपरागत रूप से चले आ रही है। तो ये एक अभौतिक संस्कृति का एक उदाहरण है। हमारी लोक कथाएं हैं, अहिमर रानी की कथा, केवला रानी की कथा,
ढोला मारू की कथा, ये वाचिक परंपराओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है। पहले इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, कोई पुस्तकें इसके संबंध में उपलब्ध नहीं थी। कैसे चले आई? एक ने सुनाया, दूसरे ने सुना, तीसरे ने उसको कहीं पर गाया। ये कुछ इसी तरह से चली आ रही थी। इसको कहते हैं वाचिक परंपरा, मौखिक वाचिक परंपरा। उसी के माध्यम से ये चले आ रही हैं, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखे होंगे, आज की बात तो अलग है, कुछ समय पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि उस समय भी हम छत्तीसगढ़ कहा करते थे एक विशेष इलाके को। तो इस छत्तीसगढ़ के लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, या इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए, तो दूसरे राज्य में जा कर के जीविकोपार्जन नहीं करना चाहते थे। उनके माता पिता भी मना कर देते थे। तो उस समय एक कहावत प्रचलित हुआ करती थी, या लोग कहा करते थे बोलचाल में, कि छत्तीसगढ़िया दूरिया नहीं जा सके। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का हिस्सा बन गई। लोगों में बात फैली कि छत्तीसगढ़िया दूसरी जगह जाके काम कर ही नहीं सकता। तो ये कौन सी संस्कृति के अंतर्गत आया? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आया, क्योंकि ये हमारी सोच का हिस्सा है। जो हम सोच रहे हैं वो हमारी हिस्सा है, हमारी सोच का हिस्सा है। तो ये जो सोच रहे हैं, ये जो सोचने की हमारी इस तरह की जो सोचने की संस्कृति है, वो हमारी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। हालांकि अब दीगर बात है कि आज छत्तीसगढ़िया देश ही नहीं, विदेशों में भी अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल जी नेहरू। उनके अनुसार संस्कृति की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। उनका यह कहना था। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। जवाहरलाल जी नेहरू के अनुसार संस्कृति की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। उनका यह कहना था कि हर जाति की, हर वर्ग की, हर राज्य की, हर क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति होती है। उसके लक्षण ही हमें दृष्टिगोचर होते हैं। उसकी संस्कृति की एक्चुअल परिभाषा दी नहीं जा सकती। संस्कृति एक अनवरत मूल्य धारा है। संस्कृति सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप और हम निद्रा में रहते हैं, सोए रहते हैं, तब भी संस्कृति लगातार प्रवाहमान होती है, चलायमान होती है, गतिमान होती है। यह जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है। यहाँ पर जाति का शाब्दिक अर्थ किसी विशिष्ट जाति से नहीं है। यहाँ पर जाति का अर्थ है मनुष्य और मनुष्य के आत्मबोध। आप देखे होंगे कि बचपन में जब आप थोड़ा सा पैदल चलना सीखे, या गोदी में रह करके आपके मम्मी पापा, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची या कोई बुजुर्ग के साथ आप मंदिर जाते थे, तो आपने देखा या किसी बच्चे ने देखा कि उसके साथ गया हुआ बड़ा बुजुर्ग या बड़ा व्यक्ति भगवान को, पत्थर की मूर्ति को मंदिर में नमन कर रहा है, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है। तो आपने बिना सोचे विचारे कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिए या हम ऐसा क्यों करें, इस बात को जाने बिना आपने भी हाथ जोड़ लिया। तो ये आपका आत्मबोध है कि आपने अपने परिवेश से सीखा, आपने किसी को देख करके सीखा। यह आपका आत्मबोध है। यही आत्मबोध हमारी संस्कृति को प्रवाहमान करती है। आप धीरे धीरे बड़े होते चले गए। आपने देखा कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं या आपसे बड़ा कोई व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले हम उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। घर के बाकी सदस्य ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपने भी ऐसा करना शुरुआत किया। तो ये आपका आत्मबोध है। बोध के कारण ही आप अपनी संस्कृति का हिस्सा होता चले गए। इसलिए कहते हैं कि संस्कृति प्रवाहमान है, धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या आपकी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है या आप में जो भारतीय संस्कृति है, क्या एक दिन में आप सीख सकते हैं? विचार करिएगा, आंख बंद करके विचार करिएगा, गौर कीजिएगा। कितने सारी हमारे कल्चर हैं, संस्कृति हैं, संस्कृति के अवयव हैं। क्या उसको पढ़ करके सीखा जा सकता है? मेरे ख्याल से कदापि नहीं। हमारी संस्कृति या भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें जीना पड़ता है, जिसमें गोता लगाना पड़ता है, इसमें जन्म लेना पड़ता है, तब हम उस संस्कृति का हिस्सा बन पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति को ऐसे पढ़ करके या किसी दूसरे स्रोत से या दूसरे ज्ञात अज्ञात के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती।
भारतीय संस्कृति इसलिए अद्भुत है, विलक्षण है, गतिशील है, प्रवाहमान है, चलायमान है। यह जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है। जब इस मुख्य धारा की संस्कृति में किसी दूसरी संस्कृति का भी मिलन हो जाता है, आप देखे होंगे कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ में नुआखाई की परंपरा नहीं थी। मुख्यतः यह उड़ीसा का त्यौहार है, लेकिन आज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी नुआखाई उड़िया भाषा भाषी लोगों के साथ छत्तीसगढ़िया भी कंधे से कंधा मिलाकर मनाता है। हमारे कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिसमें बाहर के राज्यों के आए हुए लोग जो यहाँ निवासरत हैं, जीविकोपार्जन के सिलसिले में या किसी और अन्य सिलसिले में, वो भी बड़ी हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की मुख्य धारा में दूसरे संस्कृतियाँ भी समाहित हो रही हैं। इससे संस्कृति बिगड़ती नहीं है या उसकी संस्कृति का मूल स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता है, बल्कि संस्कृति और उन्नत और प्रभावी होकर के बाहर आती है, हमारे समाज के समक्ष आती है और संस्कृति और प्रभावशील होती चली जाती है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर किसी संस्कृति में बहुत ज़्यादा दूसरी संस्कृति का मिलन हो जाए या दूसरी संस्कृति हावी होता चला जाए तो मूल संस्कृति बदल जाती है। यह भी बात सत्य है, लेकिन उसके कुछ तथ्यात्मक पहलू हैं जिसकी चर्चा हम कभी समयानुसार करेंगे। एक सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पहनावा अगर पुरुष की ही बात करें तो क्या होना चाहिए, आप जानते ही हैं, धोती कुर्ता या पैजामा बंगाली, है ना, जैकेट ऊपर पहनते हैं या सर पर पागा या साफा बांधते हैं, पगड़ी जिसको अपन कहते हैं, वो भी लाल गमछे का, कमर में भी लाल गमछा बांधते हैं। तो आधुनिक परिवेश में क्या आप ऐसे परिधान या परिवेश से किसी ऑफिस जाएंगे? कदापि नहीं जाते हैं। किसी विशेष अवसरों पर यह पहनते हैं, यह अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी मूल संस्कृति को भूलते चले गए या कुछ हमारी ज़रूरतें ऐसी बनी कि हम अपनी पहनावे की मूल संस्कृति से दूर हटते चले गए। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम उस संस्कृति को भूल गए हैं। आज भी गांव देहातों में, स्कूलों में या कभी विशेष अवसरों पर या किसी महोत्सवों में, मेलों में 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि हम अपनी मूल संस्कृति के पहनावे से ही कोई कार्यक्रम का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक संस्कृति की मुख्य धारा में दूसरी संस्कृति अगर मिलती है तो संस्कृति नष्ट नहीं होती। हालांकि लंबे समय तक उस संस्कृति का मिलन होने से मूल संस्कृति के खोने का भय बना रहता है। संस्कृति के अवयव क्या क्या होते हैं, इस स्लाइड के माध्यम से हम देख सकते हैं। एक सरल भाषा में बात करें तो संस्कृति के अवयव में होते हैं भाषा, जिस भाषा को हम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा। इसके अलावा और भी भाषाएं बोली जाती है, कुड़ुक, हल्बी, गोंडी। इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका वर्णन हम भाषा के सिलसिले में करेंगे। इसके बाद हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारे व्यवहार, खान पान, पहनावा, हमारे धार्मिक विश्वास जिसमें अंधविश्वास भी आते हैं। इसके अलावा आर्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो होती है संस्कृति के अवयव कहे जाते हैं। अब हमने शुरू में थोड़ा सा चर्चा किया था सभ्यता के बारे में और संस्कृति के बारे में, थोड़ा सा उसका अंतर संबंध यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो सभ्यता और संस्कृति एक समान ही प्रतीत होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सरल भाषा में बात करते हैं, सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। भौतिक के संबंध में हमने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले ही, जहाँ पर हमने बताया था कि भौतिक संस्कृति क्या होती है, वहाँ पर भौतिक संबंधित चर्चा मैंने किया था। तो सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। इसलिए आप देखे होंगे, कभी पढ़े होंगे, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या आदि मानव की सभ्यता, कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे। या मौर्यकालीन सभ्यता, अगर आधुनिक की बात करें तो मौर्यकालीन सभ्यता या अंग्रेजों की सभ्यता, कुछ इस तरह से हम बात करते हैं। तो रहने का जो ढंग होता है, रहने के लिए जो भौतिक चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, जिसमें बाजार तक शामिल होता है, हमारे घर भी शामिल होते हैं। हम कैसे चर्चा करते हैं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता खुदाई में मिली है, मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं में ये चीज़ें। तो सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है।
जैसे आज रायपुर शहर में जो मॉल बन गए हैं, गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं, क्या यह ठीक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले था? नहीं था, या कम थे, या था ही नहीं किसी किसी शहरों में। लेकिन आज धीरे 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 विकास के जो नए आयाम राज्य ने गढ़े या राजधानी रायपुर ने गढ़े, ये हमारे सभ्यता का सूचकांक है कि हम आधुनिक सभ्यता की ओर कितनी तेजी से पनप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। जैसे आप देखे होंगे कि पहले सभ्यता आएगी, सभ्यता के भौतिक क्षेत्र में जब हम प्रगति करेंगे तभी तो हम संस्कारी बनेंगे, तभी कोई हमारी संस्कृति जन्म लेगी, तभी हमारे रीति रिवाज फलेंगे फूलेंगे, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे विचार, हमारे दर्शन, हमारी वस्तुएं तभी तो आएंगी जब हमारी सभ्यता रहेगी। तो संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति होती है और सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके संतुष्ट नहीं हो जाता। इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करना है कि जो मनुष्य होता है केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके संतुष्ट नहीं हो जाता। वह सिर्फ भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। भोजन से ही मनुष्य संतुष्ट नहीं हो जाता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पेट भरने के लिए चावल और दाल ही पर्याप्त है। दाल भी अगर बिना फ्राई किया हुआ हो तब भी आपका पेट भर सकती है, आपकी सूखी रोटी आपका पेट भर सकती है। लेकिन आपको अपने भोजन की थाली में हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी मन और आत्मा भी उस भोजन के साथ तृप्त हो। कभी कभी आपको लगता होगा कि खाने से उतनी संतुष्टि नहीं आई। यह उस दिन लगता है जिस दिन आपके घर में आपकी मम्मी ने अच्छा खाना नहीं बनाया, या अच्छा का तात्पर्य जो आपके मन के अनुकूल नहीं था। वह खाना जब आपको नहीं मिलता है, या ऐसी सब्जी जो आप पसंद नहीं करते हैं वो सब्जी आपकी भोजन की थाली में आ जाता है, तो आपकी मन और आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। जबकि जो भोजन का अमाउंट है, जितना आपको चाहिए था, वो भोजन आपको मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं? मन और आत्मा की तृप्ति के लिए, है ना, हम जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें हम पैदा करते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शरीर के साथ मन और आत्मा की भी संतुष्टि होना जरूरी है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है। कहने का तात्पर्य है भौतिक उन्नति, जो मैंने पहले भी चर्चा की कि जो हम उन्नति करते हैं सामानों के साथ, संसाधनों के साथ, वो हमारी भौतिक उन्नति है। तो भौतिक उन्नति से हमारे शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन और आत्मा की संतुष्टि कभी नहीं हो सकती। मैंने भोजन के उदाहरण से आपको बताया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताता हूं कि आप एक सिंपल प्लास्टिक की कुर्सी से भी अपने घर में काम चला सकते हैं। कोई मेहमान आया, आप उसे प्लास्टिक की कुर्सी दे दीजिए, या ज़मीन पर चटाई बिछा करके भी बैठा सकते हैं। लेकिन क्यों आप महंगे सोफ़ा या लग्जरी सोफ़ा की ओर जाते हैं? कहीं ना कहीं आपका दिखावा है, कहीं ना कहीं आपकी मन की संतुष्टि है, कहीं ना कहीं ये भी संतुष्टि है कि घर आए हुए मेहमान को मैं बहुत अच्छे तरीके से अतिथि देवो भव की परिकल्पना के साथ सत्कार कर रहा हूँ। तो यह संतुष्ट हो रहे हैं, आप भी संतुष्ट हो रहे हैं और सामने वाला आगंतुक भी संतुष्ट हो रहा है। तो भौतिक चीज़ों से आपका शरीर संतुष्ट हो सकता है ना, लेकिन मन और आत्मा आपकी अतृप्त रहेगी। तो मन और आत्मा को तृप्त करने के लिए जो आपको विकास करना होगा, साधारण सी बात करें तो आपको पैसे का जुगाड़ करना होगा। पैसे से आप संसाधन खरीदेंगे, आपको उन्नति करनी होगी किन्हीं चीज़ों के माध्यम से। तो जब आप उन्नति करेंगे तभी आप चीज़ों को दिखा पाएंगे, तभी आप चीज़ों को बढ़ा पाएंगे, और इसे ही हम संस्कृति कहना प्रारंभ करते हैं। और एक आचार विचार हम बदलते हैं किसी के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, और जो आगंतुक आए हैं उनके प्रति। इसे हम कहते हैं संस्कृति। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मनुष्य की जो जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा मतलब हमको जानने की जो इच्छा होती है, और जो उसका परिणाम होता है वो धर्म और दर्शन होते हैं। आप देखे होंगे हर व्यक्ति धार्मिक होता है सामान्यतः, वह चर्चा अलग है। यह दर्शन शास्त्र की बात है कि कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है, उसकी चर्चा हम किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि मनुष्य की जो जिज्ञासा होती है उसका परिणाम जो होता है धर्म और दर्शन होते हैं। आपकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान अगर कोई दे सकता है तो वह धर्म और दर्शन ही दे सकते हैं। आपने भौतिक उन्नति की, आपने सांस्कृतिक उन्नति की, लेकिन आपने सौंदर्य को खोजा, कुछ अच्छी चीज़ों को खोजा, जिसका परिणाम क्या हुआ? संगीत का उत्पत्ति हुई, साहित्य की उत्पत्ति हुई, मूर्तियों की उत्पत्ति हुई, चित्र की उत्पत्ति हुई, वास्तुकला की उत्पत्ति हुई। ऐसे अनेक कलाओं के माध्यम से हम इन चीज़ों को चला रहे हैं।
सुखपूर्वक निवास करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का हमने निर्माण किया, हमने एक परिवार बनाया, परिवार के पश्चात समाज बनाया। सुखपूर्वक निवास के लिए हमने सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का भी निर्माण किया है। इस प्रकार से हमने अपने एक मानसिक क्षेत्र में भी उन्नति किया और मानसिक क्षेत्र की उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक संस्कृति और कृति उसका अंग बनती चली जाती है। इसमें प्रधान रूप से देखा जाए तो धर्म, दर्शन और अध्यात्म शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का भी समावेश होता है। एक लोकतंत्र जो हमारे यहाँ है, जिसमें एक चुनाव होता है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली से हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, CGPSC या UPSC या अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं, ये एक पैटर्न चला आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का अंग था। क्या आप आदि मानव के ज़माने में UPSC परीक्षा की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप आदि मानव के ज़माने में CGPSC परीक्षा की कल्पना कर सकते थे? नहीं ना। जब हमने धीरे धीरे विकास के नए आयाम गढ़े और समयानुसार हम आगे चलते चले गए, तब हमने एक परीक्षा प्रणाली विकसित की जिसके माध्यम से सही तरीके से चुने हुए लोगों को मौका मिल सके। ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक संस्कृति का एक हिस्सा है। यही चीज़ अगर आप पढ़ते होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, तभी वर्तमान में तालिबान संकट, अफगानिस्तान का संकट, ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित हो रही हैं। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि तालिबान में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या कुछ ऐसे देशों में जहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा विनाशकारी रूप ले चुकी हैं, वहां आप किसी एग्जाम की आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये हमारी संस्कृति है, ये भी एक संस्कृति का अंग है। कुछ इस तरह से हम चलते चले जा रहे हैं। संस्कृति की अवधारणा कैसे प्रारंभ हुई या संस्कृति की अवधारणा क्या है? एकदम सरल भाषा में कहते हैं तो संस्कृति जीवन जीने की विधि है। जैसे मैं पहले राजनांदगांव का निवासी हूं, मैं राजनांदगांव में रहता था। अभी जीविकोपार्जन के सिलसिले में मेडिकल कॉलेज वगैरह में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, वहाँ नौकरी किया, तो मैं रायपुर के रंग ढंग में बस गया। जैसा कि एक प्रचलित शब्द होती है, यहीं के रंग ढंग में बस गया। तो जब मैं राजनांदगांव में था और विद्यार्थी जीवन जीता था, तो मेरे सोने का समय 8:30 हुआ करता था। 8 साढ़े 8 बजे मैं सो जाता था, क्योंकि वहाँ की हमारी संस्कृति या वहाँ का हमारा कल्चर कुछ इसी तरह से था। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। तो हम खाना 7:30 बजे खा लिया करते थे। लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया, पढ़ाई के सिलसिले में आया, बाद में मैं नौकरी करने लगा, जीविकोपार्जन के सिलसिले में कार्य करने लगा, तो यही खाने का मेरा कल्चर, रात्रि का जो खाने का कल्चर है, वो 11 साढ़े 11 तक के भी हो गया। तो कहीं ना कहीं, और मैंने देखा कि रायपुर में लोग लेट सोते हैं, देर से उठते हैं। और आज भी मैं जब कभी राजनांदगांव जाता हूँ तो वहाँ पाता हूँ कि वहाँ की सड़कें जल्दी सुनसान हो जाती है बनिस्बत रायपुर के। और यही चीज़ आप सुनते भी होंगे कि मुंबई कभी सोता नहीं है, मुंबई जागते रहता है। तो ये देख लीजिए, राजनांदगांव की संस्कृति, रायपुर की संस्कृति और मुंबई की संस्कृति, सभी का अलग अलग एक दृष्टिकोण है। वो कुछ ऐसे चीज़ों के कारण चल रहा है कि उनको ड्यूटी टाइमिंग अलग होती है, समय अलग होता है, शिफ्टों में काम होता है, कार्यस्थल निवास स्थल की दूरी अधिक होती है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वहाँ के कल्चर में है 24 घंटा चलने का। रायपुर का कल्चर कुछ अलग है, राजनांदगांव का कल्चर कुछ अलग है। और राजनांदगांव शहर को छोड़ करके अगर आप और गाँव में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ का कल्चर और भी अलग हो। तो संस्कृति जीवन जीने की विधि है। हम कैसे जीते हैं, यह एक विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा आप और हम बोलते हैं, और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सभी सभ्यता कहलाते हैं। हालांकि इसी सभ्यता में संस्कृति भी सूचित होती है। मैंने शुरू में कहा था, दोनों एकदम चिपकी हुई चीज़ है, सभ्यता और संस्कृति। मैंने बताया था सभ्यता पहले आती है, फिर संस्कृति का निर्माण होता है। तो अब आप देख लीजिए कि जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सभी सभ्यता कहलाते हैं और इनसे संस्कृति भी सूचित होती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में, जो आपके परीक्षा के लिए काम आएगा, संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसमें अमूर्त अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित होते हैं, जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। इसकी व्याख्या
इस तरह से की जा सकती है कि अपने परिवार और समाज से जो सभ्यता हमने पाई है वही एक संस्कृति का धीरे से रूप धारण कर लेती है। मुझे उम्मीद है कि आज का यह लेक्चर, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अगर अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, तो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित हुए होंगे। मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई है उसके अनुरूप आप उसे आत्मसात करेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको भविष्य में कौन कौन सी वीडियो की आवश्यकता है अपने तैयारी के लिए वो भी अगर आप चिन्हांकित करेंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप सब तक मैं उन लेक्चर्स को YouTube के माध्यम से पहुंचा सकूं। आपने मुझे सुना, और यह सुनने की जो प्रक्रिया है वह तभी सफल होगी जब इसे आप बार बार सुनें और अपने जेहन में इन तथ्यों को पूर्णतः बैठा लें ताकि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।